नमस्कार दोस्तों। पिछली बार मैं आपसे पूछूं कि पिछली बार आप कब खुलकर हंसे थे, तो आप सोचने में मशगूल हो जाएंगे कि ये तो वाकई बड़ा टेढ़ा सवाल है और मुझे हो सकता है कि आप इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि मुझे तो हंसे एक मुद्दत हो गई, एक ज़माना हो गया कि मैं खुल के कभी हंसा हूँ और कभी किसी प्रकार की कोई मसनूई हंसी, कृत्रिम हंसी, वो कभी आपके चेहरे पे आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वास्तविक रूप में ये माना जाता है कि हंसी जो है ये एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज है और ये एक कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हंसने से ज़्यादा पवित्र और कुछ नहीं होता। और विशेष रूप से अगर आप खुद पर हंस सकते हैं तो ये तो आप तो ईश्वरीय हो गए। अपने आप पर हंसना जो है ये सबसे मुश्किल काम है और यदि ये संभव आपके लिए हो जाए तो आप वाकई आप एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और दूसरा जो मेडिकल साइंसेस के लोग ये मानते हैं कि ये एक सबसे अच्छा व्यायाम है। इससे आपकी जो हार्ट की आर्टरीज़ हैं वो भी आपकी खुलती हैं। इससे आपके शरीर के अंग प्रत्यंग उनमें एक नई स्फूर्ति, नई ताजगी आती है और विशेष रूप से जो आपकी श्वास की क्रिया है उसमें भी एक खुलापन आता है। और ये सारी की सारी चीज़ें हंसने से जुड़ी हुई हैं। वैसे तो अब हंसने के बारे में अलग अलग नज़रिए हैं। वो उर्दू का पुराना शेर भी है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। और इसी की तरमीम एक उर्दू शायर ने कर दी थी कि अब वज़ीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर, कि अब वज़ीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर आज खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। और मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब सियासत में भी, राजनीति में भी राजनेता भी बहुत कम हंसते हैं। एक वक्त था जब संसद में अटल जी हर बात पे कोई ना कोई ऐसा मामला छेड़ देते थे कि लोग सारे के सारे ठहाके मार के हंसने लगते थे। और हंसने वालों में उनके जो, अगर वो विरोधी पक्ष में थे तो सत्ता पक्ष वाले भी हंसने में शामिल होते थे, और अगर वो सत्ता पक्ष में रहे तो विरोधी पक्ष वाले भी उनके जो भी ऐसे जुमले होते थे उन पे बहुत ही ज़्यादा खुल के हंसते थे कि ये बंदा गज़ब का है, इसमें कोई भी इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत सारे लोगों को, एक बार मुझे भी याद है कि डॉक्टर लोहिया गंभीर रहते थे सदा, तो अटल जी ने पूछा कि डॉक्टर लोहिया मैं आपको समाजवाद लाने का एक गुर बताऊं। तो लोहिया बोले समाजवाद किसी नुस्खे से थोड़ा ही आएगा। कहता आएगा जी, मेरी बात मानिए। तो लोहिया बड़े हैरान कि ऐसा क्या तुमने अटल ईजाद कर लिया कि समाजवाद आ जाएगा। कहता समाजवाद आएगा लेकिन उसके लिए आपको खुल के हंसना पड़ेगा। आप आज तक नहीं हंसे संसद में। और इस बात पर खूब ठहाके लगे। पहली बार डॉक्टर लोहिया भी हंसे। तो एक प्रकार से ये कला है और ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। माना ये जाता है कि यदि हंसना आ जाए। अब एक बार ये हुआ कि आचार्य रजनीश भी कई बार महसूस करते थे कि जब वो वक्तव्य देते हैं तो लोग बड़े गंभीर हो जाते हैं। तो उन्होंने फिर ये हुआ कि वो हमेशा अपने वक्तव्य में कोई ना कोई प्रकरण, प्रसंग जोड़ देते थे। तो उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को ले आए खींच के। अब मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसा चरित्र है मित्रों कि उसकी वो गंभीर बातों पे भी आपको हंसने पे मजबूर कर देता है। और मुल्ला नसरुद्दीन वैसे एक सूफ़ी चिंतक माना जाता है, लेकिन सूफ़ी विचारक होते हुए भी उसने मतलब आपको हंसने पे मजबूर किया। और ये इस बात का एहसास सबसे पहले आचार्य रजनीश को हुआ। उन्होंने कोट भी किया। बहुत सारी ढेरों बातें हैं, एक आध बात मैं आपसे बांट लेता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार उन्होंने अपनी कब्र खुदवाई। कब्र के बाहर उन्होंने एक दरवाज़ा भी लगा दिया और दरवाजे के बाद ताला भी लगा दिया। ताला लगा के जेब में एक चाबी ठोंस ली और एक चाबी घुमा के दूर कहीं फेंक दी। अब ये बात पे सारे हंसे कि जब तुमने ज़िंदा नहीं रहना तो काहे की चाबी, काहे का ताला, काहे की कब्र, तुम्हें क्या पता कि तुम्हें कहाँ दफनाया जाएगा। लेकिन एक
गंभीर विषय को, मृत्यु से जुड़े हुए विषय को हल्के फुल्के ढंग से मुल्ला नसरुद्दीन ने पेश किया तो लोग दंग रह गए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, इसलिए ये माना जाता है कि हंसने से ज़्यादा पाक पवित्र कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। सीख लीजिए हंसना, और बेहतर है कि जब सीखने पे ही उतारू हो जाएं तो अपने आप पे हंसना ज़रूर सीखिएगा। शुक्रिया।